और आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो टॉपिक है आज का हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं अगर एक प्रोग्रेशन लिखूं और सभी स्टूडेंट ध्यान देना, एक प्रोग्रेशन नोट कर रहे हैं 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्रेशन में एक खास बात देखें कि अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करूं, तो रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 9/3 विच इज इक्वल टू 3। अगेन सेकेंड और थर्ड टर्म ले लें तो फिर से हमारे पास 27 डिवाइड बाई 9 इट इज अगेन 3। नेक्स्ट टू टर्म अगर हम कंसीडर करें तो फिर से 81 डिवाइड बाई 27 विच इज अगेन 3। नेक्स्ट अगर दो टर्म का हम लोग रेशियो फाइंड आउट करें तो 243 डिवाइड बाई 81 विच इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रोग्रेशन लिखा है हमने, इसमें क्या हो रहा है कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म अगर हम लें तो उनका रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। आप देख सकते हो हर बार रेशियो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्रेशन है तो इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब इंपॉर्टेंट कि आप इसको डिफाइन कैसा करेंगे, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो अब जरा एक काम करेंगे, सभी स्टूडेंट हेडिंग डाला हुआ है आपने, पहला डेफिनेशन नोट करो जरा। तो चलो जरा मेरे साथ साथ लिखो डेफिनेशन, इफ फॉर एनी प्रोग्रेशन the ratio between any two consecutive terms remains same, then progression is called geometric progression। तो हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया जरा ध्यान देना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इफ फॉर एनी प्रोग्रेशन द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स remains same, then progression is called geometric progression। तभी आप प्रोग्रेशन को क्या रीड करते हैं, geometric progression। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल नोट किया है उस एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, सेम जैसा बोर्ड पे लिखा है एज इट इज नोट करना। तो ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। इतना नोट हो जाने के बाद इसके बाद क्या नोट करना है, तो जरा देखें, इसके आगे लिखें, here the same ratio between two consecutive term is called कॉमन रेशियो। तो उसको क्या रीड करते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। तो टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो ये आ गया, एंड इट इज गिवन बाय लेटर आर। तो इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो इट इज गिवन बाय आर। In the above example, R is equal to 3। तो जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखवाया था उसमें आपके पास
कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हियर द सेम रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो जो हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कोई सी भी ले रहे हैं और उसका जो सेम रेशियो आ रहा है उसको क्या रीड कर रहे हैं, कॉमन रेशियो, और उसको रिप्रेजेंटेशन किससे दे रहे हैं हम लोग, आर से। इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखा था उसमें आपका कॉमन रेशियो क्या आ रहा था, तो इट इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया इन जनरल कि हम यहाँ पर जीपी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं और साथ में कॉमन रेशियो क्या होता है। अब इसका मतलब हुआ दैट मीन्स, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर आर इज इक्वल टू, यानी कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, और इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप देखें यही चीज हमने लिखी थी कॉमन डिफरेंस डी के बारे में, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था कि डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। लेकिन यहाँ पर रेशो है तो आपने इसी तरह से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसको भी एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और जनरल रिप्रेजेंटेशन पे। चलो, तो ये यहां तक आ गया होगा हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, तो अब नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और टर्म्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास द जनरल representation of geometric progression is। तो अगर जर्नल लिखना हो एक जीपी को तो ऐसा लिखते हैं, पहला टर्म ए, फिर दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो आप देखोगे हर बार हम एक बार न्यू आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म ए, उसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब। यानी कि अगर जीपी को जीपी में नेक्स्ट टर्म लिखना है तो प्रीवियस टर्म में आपने आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमारा जीपी फॉर्म होता जाता है। तो नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला, अब ये जर्नल टर्म Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। तो जरा ध्यान देना, हमने क्या लिखा है, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। अगर nth टर्म इज द लास्ट टर्म हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू ए इंटू आर होल रेज टू एन माइनस 1। ये तो हो गया सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, अब इसमें टोटल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो Sn इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बट कब, इफ आर इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम Sn का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, ए विद इन ब्रैकेट आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, लेकिन कब, जब आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। इसी में और सेकंड फॉर्मेट Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। अगर आर का वैल्यू 1 से कम है तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तीन फॉर्मूले जरा आप लोग नोट करें, फिर नेक्स्ट आते हैं। तो चलो, ये अभी तक आपका नोट हो गया होगा। तो अब तक हमने तीन टर्म्स यहाँ पे नोट की हैं। आप एक स्क्रीन पे वापस ध्यान दो। तो मैंने फर्स्ट आपको क्या नोट कराया है,
द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीपी इज, तो वो क्या लिखा, ए इंटू आर स्क्वायर ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। फिर हमने नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिखा, क्या, nth टर्म दैट मीन्स Tn विच इज इक्वल टू ए आर रेज टू n माइनस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है। या फिर अगर nth टर्म ही लास्ट टर्म हो देन वी कैन राइट L इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n माइनस 1। इसके बाद हमने दो टर्म लिखी समेशन के लिए, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए। उसमें पहला क्या लिखा, Sn इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा लिखा Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। तो ये तो आ गया हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर नोट किए। अब नेक्स्ट तो नंबर 4। अब फोर्थ फॉर्मूला है एस इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स का टोटल। ये एपी में नहीं मिलेगा, सिर्फ जीपी में मिलेगा। तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का टोटल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इनफाइनाइट टर्म्स का टोटल फॉर एनी जीपी इट इज एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। और इधर हमेशा याद रखना, हेयर R is always less than 1। अगर आप इनफाइनाइट टर्म का टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका एक ही कंडीशन है कि R का वैल्यू किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ, एनी 3 टर्म इन जीपी आर। अगर आपको जीपी में 3 टर्म लिखनी है तो फॉर्मूला है ए अपॉन आर ए कॉमा ए इंटू आर। तो ए अपॉन आर ए एंड ए आर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला नंबर 6। अब 6 क्या है, एनी 4 टर्म इन जीपी आर। तो अभी हमारे को कोई से भी 4 टर्म लिखने, तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए इंटू आर एंड ए इंटू आर रेज टू 3। फिर सेम यहाँ पर हमारे पास 7th। अब 7th क्या है, एनी 5 टर्म इन जीपी आर। अब अगर आपको जीपी में 5 टर्म लिखने हैं तो इट इज ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड लास्ट ए आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर अब नेक्स्ट 4 फॉर्मेट लिखे। पहला इनफाइनाइट टर्म्स का टोटल ए अपॉन 1 माइनस आर, और साथ में मैंने आपको क्या बोला है, R is always less than 1. Number 2, any 3 term in GPR, A upon R, A into R. Number 3, any 4 term in GPR, A upon R cube, A upon R, AR and AR cube. Number 7, any 5 term in GPR, तो A upon R square, A upon R, A, AR and AR square। तो ये हमारे पास और फॉर्मूलेस का लिस्ट आएगा, तो जरा इसे भी नोट कर लें। तो ये हमारे पास था नेक्स्ट 4 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर लिखा। तो एक बार वापस, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। एनी 3 टर्म इन जीपी आर, ए अपॉन आर ए इंटू आर। एनी 4 टर्म इन जीपी आर, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, a into r, a into r cube, and last any 5 term in GPR, a upon r square, a upon r, a into r and a into r squares। तो ये तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया। अब नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या, तो फॉर्मूला नंबर 8 या टर्म नंबर 8,
इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी। अब हमारे पास कोई से तीन टर्म है वो जीपी में है, ए बी एंड सी। तो देयरफॉर कॉमन रेशियो का डेफिनेशन से सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना, फॉर कॉमन रेशियो, ये हमने कॉमन रेशियो से नोट किया है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि बी इधर शिफ्ट हो जाए, ए अपोजिट शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा, b इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। देयरफॉर b इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू सी। अगर आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अपोजिट रूट आ जाएगा। अब यहां पर है क्या, हेयर b is called geometric mean of A and C। तो B क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। तो अगर आपको दो नंबर मिले और उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करने का। हमने कल यानी कि इसके पहले लेक्चर में जब डिस्कस किया तो आपको बताया था मैंने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन विच इज b प्लस सी अपॉन 2, लेकिन अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी a प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है, रूट ऑफ a इंटू सी। तो इसको भी कंप्लीट कर लें जरा। तो ठीक है, तो अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 8 या फिर टर्म नंबर 8 आ गया, जिसमें मैंने आपको क्या लिख के दिया, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, यानी कि ये तीन टर्म जीपी में है तो होगा क्या, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट मींस बी अपॉन ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म सी अपॉन बी। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। That means b square is equal to a into c, और we say b is equal to root of ac। तो यहाँ जो b है it is called geometric mean of a and c। तो ये तो हो गया 8th टर्म। अब इसके बाद 9th and 10th, तो जरा देखें। तो नंबर 9, अब 9th एज यूजल हमने आपको एक बात बताई थी और वो क्या था, जरा ध्यान देना कि S1 is equal to T1, S2 is equal to T1 plus T2, S3 is equal to T1 plus T2 plus T3, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम यहाँ भी, और इसी से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि T1 is equal to S1, T2 is equal to S2 minus S1, T3 is equal to S3 minus S2 and so on। तो ये हमने कंबाइन करके इसी तरह से जैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा था वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी चलने वाला है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट लिस्ट। तो इसको भी कंप्लीट कर ले, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो चलो अब जरा देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज। तो जरा सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, और आपके पास घर पे मॉड्यूल है तो मॉड्यूल ओपन करके रखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो इन्होंने बोला था 7th टर्म ऑफ द सीरीज, हमको 7th टर्म लिखने को बोला गया। अगर आप ध्यान देंगे सीरीज में नेक्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आप देखें पहला क्या है, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमको मालूम है कि 24 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 48, फिर 96 का भी डबल किया तो हमारे पास 192 और फिर 384। तो हमको पूछा है 7th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए 384। तो जरा ध्यान दो मैंने क्या किया है इधर, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि जब भी प्रोग्रेशन चल रहा है तो नेक्स्ट टर्म पहले वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 6 2 जा 12, 12 2 जा
24, तो आगे मैंने उसको बढ़ा दिया, तो 24 टू जा 48, 48 टू जा 96, 96 टू जा हमारे पास 192 एंड 192 टू जा 384। तो कहने का मतलब है जो 7th टर्म है वो क्या होगा, 384 होएगा। तो ये हमारे पास था पहला सम। अब इसी में अगर आप देखो सेकंड टर्म, इस सेकंड सम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। क्या है क्वेश्चन, T8 ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, तो हमने 7 टर्म तो फाइंड आउट किया है, उसमें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8th टर्म। तो 384 का अगर आप डबल करोगे तो इट इज 768। तो यानी कि हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन। तो वापस जरा करो, तो देखो 24 तक है, नेक्स्ट लिखा 48, फिर डबल 96, डबल 192, डबल 384 और डबल किया तो हमारे पास 768। तो इसका मतलब होगा, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा 768। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन 768। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो ये तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। द 12th ऑफ द सीरीज इज, यानी कि 12th टर्म क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन वापस से ध्यान दो, पहला है -128, फिर है 64, फिर है -32 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है, 128 का हाफ 64, 64 का हाफ 32 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें 12th टर्म क्या होगा। एक बार वापस इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं फॉलो करूं तो हमारे पास 32 का हाफ हमारे पास 16 का हाफ 8, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है -8, फिर 8 का हाफ 4 का हाफ -2, 2 का हाफ 1 का हाफ -1/2, फिर हाफ 1/4, फिर से हाफ -1/8, फिर से हाफ 1/16, फिर से हाफ -1/32, फिर से हाफ 1/64 एंड सो ऑन। हमको 12th टर्म पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th कहां पर आ रहा है 1/16। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो जरा इतना नोट करके लो। तो हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाना था। ट्रिक बहुत सिंपल है, मैंने कोई बहुत ज्यादा एडवांस कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, कैसा सीरीज फॉर्म हो रहा है उसी से सीरीज को आगे बढ़ा लिया और अपना आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो थे फर्स्ट 3 सम्स। तो अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास, तो मैं आई होप सबने कंप्लीट कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां जरूर ध्यान देना, जो मैंने थर्ड किया है वो 2 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन अल्टरनेट माइनस प्लस चल रहा है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि माइनस प्लस में एरर ना हो जाए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द 4th टर्म ऑफ द सीरीज इज। अब देखो 3 टर्म दिया है, नेक्स्ट पूछ रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला टर्म है 0.04, दूसरा है 0.2 और तीसरा है 1। सबसे पहले मैं यहां पर r कैलकुलेट कर लेता हूं, जरा देखें। r इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 0.04। तो आप समझ रहे हो क्या, एक जीरो लेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 20/4 इट इज इक्वल टू 5। तो यहां पर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 5, नंबर 1। मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेक्स्ट टर्म जब भी फॉर्म करना है तो प्रीवियस टर्म में r से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर मुझे 4th टर्म चाहिए, थर्ड टर्म क्या मालूम है, इट इज इक्वल टू 1। तो 4th टर्म क्या होना चाहिए, t3 इंटू r, यानी कि 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5। तो देखो कहीं ऑप्शन है अपने पास 5, तो यस
इट इज इक्वल टू सी। तो ऑलवेज रिमेंबर, जीपी में नेक्स्ट टर्म अगर आपको चाहिए तो पहले वाली टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। तो हमने पहले क्या किया, आर कैलकुलेट कर लिया, और जैसे ही आर मिल गया हमको, हम लोग नेक्स्ट टर्म के लिए चले गए कि T4 क्या होगा, T3 इंटू आर। तो ये अपने पास आ गया 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। चलो अब ये तो आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 10 टर्म्स। अब जरा ध्यान देना, 10 टर्म तक जा रहा है, तो 10th टर्म इज द लास्ट टर्म। अब प्रोग्रेशन कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 8, 8 के बाद 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन। तो काउंट कर लेते हैं 10 हुए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 512 इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो वापस चेक करो, मैंने वही ट्रिक यूज किया जो पहला किया था कि प्रोग्रेशन को आगे बढ़ा लिया। 1 2 4 चल रहा था, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड सो ऑन। अब काउंट करके देख लिया 1 से लेकर के कि कहाँ पे 10 टर्म खत्म हो रहे हैं, तो 512 पे 10th टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म इज 512। अब सेम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब यहां पर अप टू 7 टर्म, ये 7 टर्म तक जा रहा है, तो यानी कि लास्ट टर्म 7 टर्म होगा। 4 टर्म तो दी हुई है, 1 - 3 9 27। आप देखें तो हर बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। तो -27, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 243, यानी कि माइनस का 243, अल्टरनेट प्लस माइनस है। फिर अगर 243 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 729, तो मे बी अभी ये 7 टर्म आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इज 729। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलो, तो मे बी कंप्लीट हो गया होगा, और क्या ट्रिक ले रहे हैं वो भी बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सम को मैं पूरे फॉर्मूले के साथ कंप्लीट करने वाला हूं, तो जरा ध्यान देना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को जरा ध्यान देना, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 31 टर्म। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। हमें ये जो प्रोग्रेशन है x² x1 और कहां तक जा रहा है 31 टर्म्स तक, तो उसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। हियर a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x² r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या रह जाएगा 1/x। जरा ध्यान देना, x से x² यानी कि एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/x। हमने फॉर्मूला लिखा था L इज इक्वल टू a r⁻n−1, a यानी कि x² इंटू 1/x। 31 का मतलब हमें 31st टर्म चाहिए, तो n की जगह 31, तो 31 - 1 यानी कि क्या x² इंटू 1/x होल रेज टू 30। अब ये 30 दोनों के लिए आएगा पावर, 1 के लिए भी और x के लिए, लेकिन आपको मालूम है 1 का पावर कुछ भी करो तो 1, तो क्या आ जाएगा x² इंटू 1/x रेज टू 30। ये पावर 2 नीचे जाके लेस हो जाएगी, तो इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर नीचे आके लेस, तो क्या रह गया 1/x रेज टू 28। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रहा है 1/x रेज टू 28, तो इट इज सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलो, ये अपना कंप्लीट हो गया होगा। अगर और वैसे भी एक बात और भी, आपको अगर कोई स्लो नोट कर रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है साथ के साथ, तो उससे भी
उसके पास बाद में नोट करने के लिए कंटेंट रहेगा। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं इसको। अब जरा देखते हैं, एक बार वापस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। द सम ऑफ द सीरीज ठीक से पढ़ ले। क्या है सीरीज? -2, 6, -18 और सम कहां तक चाहिए अपने को? 7 टर्म्स तक चाहिए। देखो एक तो ट्रिक ये है, इसको 7 टर्म तक बढ़ा लो और कैलसी पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, टेंशन ही खत्म। अब अगर मैं फॉर्मूले से जा रहा हूं तो क्या, तो जरा ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हेयर a इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू 6 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -3, जो कि अपने आप में क्या है? 1 से कम है। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n डिवाइड बाय 1 माइनस r। जरा ध्यान रखना, r का वैल्यू -3 आया है विच इज लेस देन 1, तो इसलिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n डिवाइड बाय 1 माइनस r। अब a की जगह -2, 1 माइनस r की जगह -3 और उसका पावर भी क्या रहे? 7 डिवाइड बाय, और ये 1 माइनस 3। अब जरा चेक करते हैं। तो -2, 1 माइनस का पावर ऑड है इसलिए माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 3 का पावर 7 करे तो क्या आता है? अब ये चेक करना पड़ेगा, मेरे पास कैलसी नहीं है इस वक्त। तो 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा हमारे पास 729 और हमारे पास 729। तो अब 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 729 3, तो ये अपने पास 27 6 8 और ये 21 2187, तो -2 2187 और ये माइनस माइनस प्लस, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4। अब आपको मालूम है 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल? 2, ऊपर रह गया -2188 और डिवाइड बाय 2। अब अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो -1 और फिर 094, तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस में 1094। चेक करो है क्या कहीं? यस वी हैव, सी इज द राइट ऑप्शन, -1094। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान देना। तो फिलहाल मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो आप इजिली निकाल सकते थे। चलो जरा करो कंप्लीट इसको भी। तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1094 और मैं फिर कह रहा हूं, अरे एक मिनट, -1094 इज द ए ऑप्शन। ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दिया है? सी मार्क किया, जो कि 49 था, ये रॉन्ग है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। देखो यही गड़बड़ होता है सिमिलर दिखते वक्त। तो चलो ये तो हो गया अपने पास, एक बार वापस इसको क्लीन कर देते हैं और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द सीरीज, इस बार सीरीज अपने पास जो है उसका फर्स्ट टर्म है 243 और सेकंड टर्म है 81, तो r क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू 81 अपॉन 243, जो कि 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो r इज अगेन 1/3 विच इज लेस देन 1। तो r का वैल्यू तो आ गया 1/3 विच इज लेस देन 1। अब क्या पूछा उसने? द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स, हमें 8 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। अब वापस S8, सॉरी पहला चलो ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास? a 1 माइनस r रेज टू 8 अपॉन 1 माइनस r। अब a की जगह अपने पास 243 इंटू 1 माइनस r यानी कि 1/3 और रेज में क्या आ जाएगा? 8 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। अब अगर हम इसको अरेंज करें तो 243 इंटू
1 माइनस, अब मुझे चाहिए 3 रेज टू 8। देखो 1 का रेज तो 1, 8 करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए 3 रेज में 8, तो मैंने 3 रेज टू 6, 729 होता है, उसमें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 81, 18, 26, 63, 6561, तो 6561, और ये क्रॉस हो जाएगा, तो चलो अभी क्रॉस नहीं करते, या तो इसको वैसे ही छोड़ते हैं, 1 माइनस 1/3। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्रॉस करते हैं, 243 इंटू 6561 माइनस 1 डिवाइड बाई 6561 होल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 और डिवाइड बाई 3। अब अगर हम इसको नेक्स्ट और आगे ले जाएं तो मेरे पास क्या आएगा जरा देखते हैं, 243, 6561 में से 1 माइनस किया तो 6560 डिवाइड बाई 6561 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2, 2/3, तो 3 सबसे ऊपर आएगा, 243 इंटू 6560 और इंटू में 3, ये 6561 और नीचे क्या रह जाएगा 2। अब इंपॉर्टेंट, 243 इंटू 3 करोगे तो 729, यानी कि इन दोनों से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 6560, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 8 जा और 0, तो फाइनली मेरे पास क्या रह गया है 3280/9। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपने को? तो आंसर है नो, 3280/9। एक बार को डिवाइड करके भी देखें तो हमारे पास क्या आएगा जरा चेक करो, 3280 9 से डिवाइड कर रहे, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 5, 8, 9 6 जा 54, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 4, ऊपर से आ गया 0, वापस 9 4 जा 36, तो ये हमारे पास 36 4, यानी कि रिमाइंडर 4। तो एक्चुअली ये जो टर्म आया है इसको लिखना चाहिए 364 4/9। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पहला 36 है, दूसरा 36 13/30 है, फिर 36 1/9 है, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन डी होगा? नन ऑफ दीज। तो इसका कैलकुलेशन जरा थोड़ा प्रॉपर नोट करें और स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि बाद में आप उसको सिस्टमेटिक सॉल्व कर सको। अब मेरे पास नेक्स्ट एक और सम, द सम ऑफ द सीरीज टू 18 टर्म। अब जो मेरे पास 10th क्वेश्चन है उसमें क्या है 1/√3 प्लस 1 3/√3 प्लस एंड सो ऑन, और मुझे 18 टर्म्स तक का टोटल चाहिए। एक बार वापस ध्यान देंगे, a का वैल्यू अपने पास था 1/√3, r इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/√3 जो कि क्या आया था √3, और फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू √3 क्या था ग्रेटर देन 1, a r रेज टू n माइनस 1/r माइनस 1। अब हमारे पास a 1/√3 इंटू r यानी कि √3 होल रेज में 18 माइनस 1/√3 माइनस 1, 1/√3 इंटू 3 रेज टू 1/2 होल रेज में 18 माइनस 1 और डिवाइड में √3 माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 और ऊपर भी √3 प्लस 1, 1/√3 इंटू 3 रेज टू 9 माइनस 1 और अपॉन √3 द स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इंटू में √3 प्लस 1। अब प्रॉब्लम जहाँ पे हुआ था वो था 3 रेज टू 9 का कैलकुलेशन। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 729। तो हम लोग क्या कर रहे थे 729 का मल्टीप्लाई 27 से, तो 63, 14, 20, 49,
51, 2 9 जा 8, सॉरी ये हमारे पास 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 5, 2 7 जा 14, तो अगर ऐड किया तो 3 8 6 9 1 19683 आना था, तो 1/√3 इंटू 19683 -1 और डिवाइड में 3 - 1 इंटू √3 + 1। अब अगर हम देखें तो 1/√3 इंटू 19682 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 + 1। अब 2 से डिवाइड कर लो पहले, 1/√3 इंटू 2 से डिवाइड किया 9 8 4 1 और ये √3 + 1, तो फाइनली ऐसा लिख सकते हैं 9841 को पहला, फिर √3 + 1 डिवाइड बाय √3, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट ऑप्शन।